Hi friends, welcome back. Israel's most daring operation. तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रुवांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिया। बनने में इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बहुत बड़ा हाथ। नेतन्याहू का बड़ा भाई योनी नेतन्याहू अगर इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हेड नहीं बनता, नेतन्याहू के तो भाई की डेथ हो गई थी। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उतारा। वाह, ईदी अमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। ये आदमी तो इंसानों का मांस खा रहा है। इंसानों का मांस खाता है, कैनिबल है क्या? मगरमच्छ है तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहां से इजराइलियों को उठा के अलग करते। वो इजराइल के दिखा रहे थे क्या? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। देखिए, इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था, बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली ज्यूज पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑन बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट टेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है, वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर कैसे आ कैसे निकल गए पता ये नहीं कैसे हो भैया, सकता है? और मिले होंगे फिर। काफी ढीली रहती थी। तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था, ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो क्यों? इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती ये है। क्या मतलब? एंट्री लेने के था, बाद किया हुआ था सेम कुछ। फ्लाइट AF139 जो अभी लैंड हुई थी उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितने टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी उतने टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस और फ्लाइट पे बोर्ड चढ़े। हुए। इन 58 में से ये 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे। और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं ओह, फर्स्ट और क्लास। 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक अच्छा, 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन हाईजैक करेंगे। गल्फ ऑफ कुरियन वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे ये अचानक से एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और ओए तेजी होए। से कॉकपिट जहां पायलट था उस तरफ जाने लगते हैं। अभी जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते हैं। अभी भी जो पीछे वाला सेक्शन था उनको नहीं पता था कि आगे फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। अब ये जो कॉकपिट था उसके अंदर एक पायलट था, एक को पायलट था और एक चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाज आ रही थी तो जो पायलट था कैप्टन माइकल बाकोस, इन्होंने चीफ इंजीनियर को बाहर जाके चेक करने को बोला कि देख क्या चल रहा है बाहर। ओह, जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से मार देगा क्या? क्या होगा? बाहर की तरफ निकलता है, उसके सामने ही एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रीड था, ये इसके सर पे बंदूक लगा के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा होता है, कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। Front pages across the world कॉकपिट में घुस गया अंदर। carry the same shocking headline the next morning. Air France Flight 139 diverted, passengers held, and an international crisis unfolding. और को पायलट जहाँ बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी जो चीफ इंजीनियर और को पायलट थे उनको बंदूक दिखा के जो पीछे जो हाईजैकर था उसने बाहर कर दिया था। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी था विल्फ्रीड, ये इस पायलट के सर पे ये कौन है? विलफील्ड नाम तो। बंदूक लगा के साफ कह देता है, देखो ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम ले जा रहे हो इसको साउथ की तरफ मोड़ दो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन यानी कि लीबिया की साइड में प्लेन को मोड़ देता। अब जब ये इतनी चीजें हुई थी तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमी क्लास में 2 हाईजैकर थे जैल और फेस, ये भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के जो पैसेंजर थे उनको भी कंट्रोल में ले लेते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से प्लेन जो है इन हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का जो माइक्रोफोन था उसको लेकर अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट में कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं और इस प्लेन को अब से हाइफा बोला जाएगा और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता है। ओह,
अच्छा, तो 4 हाईजैकर्स थे, इनमें से 2 जैल और फैज ये PFLP ग्रुप से थे जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी के लिए ओ, लड़ रहा था। और बाकी जो 2 हाईजैकर थे ब्रिजिट और विल्फ्रेड ये जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी सेल से थे। ये ग्रुप इनको क्या था भाई? अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनकी मनमानी के खिलाफ जर्मनी में और बाकी जगह पे लड़ रहा था। तो पहले फिलिस्तीनियन की जो उनका अपना ही आजादी चल रहा था थी, नशा। उनका भी इनको सपोर्ट था। तो इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप और दे उनका तो समझ आ रहा एक है, इनका रिलीजन तो का नशा है, एक अपना ही नशा है। हाँ, वही तो उनका तो समझ नहीं आ रहा, इनका तो समझ आ गया, उनका तो समझ नहीं आया। साथ में आ गए थे क्योंकि इन दोनों ग्रुप के जो लोग थे वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद थे, जिसमें सबसे ज्यादा इजराइल की जेल में बंद थे। तो उनको छुड़वाने के लिए ये 4 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अभी आगे अपनी सारी डिमांड्स भी रखेंगे, अभी आएगा। अब इसके कुछ देर तक कि उनको प्लेन छोड़ो। चलता है और फिर 3 बजते हैं और 3 बजे ये प्लेन बेनगाजी लीबिया जो था उसके एयर स्पेस में पहुंच बेनगाजी। जाता है। और एयर स्पेस में पहुंचने के बाद पायलट जो था वो लीबिया का जो ATC था उसको सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और प्लेन के अंदर तेल भी ज्यादा नहीं बचा है। लीबिया के अंदर लैंड करवाने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, वरना क्रैश भी हो सकता है। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद इस प्लेन को बेनगाजी लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। अब लैंड करने के बाद ये जो हाईजैकर्स थे ये ज्यादा डरते नहीं है, आराम अच्छा, ये डरते नहीं है। से प्लेन से निकलते हैं। लीबिया के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। उनमें से एक हाईजैकर प्लेन में घुस के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके वीजा की जो स्टैंपिंग होती है वो करने लगता है। हैं? क्यों भाई? ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई हाईजैकिंग हुई नहीं है। 6 से 7 घंटे ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर उड़ जाता है। और ओ, फिर उड़ गया। इन्होंने फिर कहीं कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह लेके जाना है, इसका मतलब कौन सी कंट्री? जैसे ही प्लेन उड़ता है उसके थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर पायलट को बता देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मुड़ लेना। और युगांडा जाना है। हाईजैकर जो एक नॉर्मल कैप्टन होता है जिस तरीके से अनाउंसमेंट करता है, ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट कर करके हर चीज बता भी रहा था। तो उसने अनाउंसमेंट करके ये भी बताया कि अब ये प्लेन जो है वो युगांडा के एंटीबी में लैंड करेगा। अब युगांडा का नाम सुन के जो पैसेंजर्स थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, क्यों? स्पेशली इजरायली पैसेंजर्स। देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होने क्या वाला है। और जब आगे का पता ना हो तो इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एकदम पावरलेस कर देती है। हम अपनी लाइफ में भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम चीजें अनसर्टेन हो, लेकिन रियलिटी अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली को एक सिक्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अरेंज वगैरह डालकर लैंड करने वाला था। एक्चुअली उस टाइम पे युगांडा का जो प्रेसिडेंट था ईदी अमीन, ओ, ये वो बंदा जो इंसानों को खाता है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था दुनिया भर में। ये थोड़ा हमने पहले सुना हुआ है कुछ। इसके बारे में था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, अनप्रेडिक्टेबल है, रूल्स फॉलो नहीं पागल आदमी है फिर तो। करता है। टाइम टू टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि इंसान खाता है। और इसने पावर में आने के बाद जो इसके ऑपोजिशन थे, कई हजार ऑपोजिशन मरवा दिए और इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और एंटी ऑपोजिशन को पकड़ के इजराइल। खाते हैं। एंटी इजराइल तो इस वजह से इजरायली पैसेंजर्स और डर गए थे कि पता नहीं युगांडा में प्लेन लैंड होने के बाद यार, वैसे देखा जाए तो इजरायलीज जो हैं, ज्यूज ने कितना सहा हुआ है अपनी लाइफ में, इनकी हिस्ट्री में तभी देखो। मेहनत करके आगे बढ़ गए। सच्ची में इट्स सो अनफेयर। के साथ मिलकर ईदी अमीन क्या करेगा। तो थोड़ी देर बाद ही ये जो प्लेन था ये युगांडा के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। अब युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो इनका ATC था वो ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता है, आसानी से लैंड करने देता है। मिला हुआ होगा ना, जिसके लिए ईदी अमीन के ऊपर क्वेश्चन भी उठता है कि ये इनके साथ ही मिला हुआ था। वही देखा मैंने बोला ना। इसको पहले से ही पता है कि प्लेन हाईजैक होकर यहाँ पे आने वाला है। और ये जो टाइम था, इस टाइम तक इजराइल के अंदर सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इजराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होकर युगांडा में लैंड कर रहा है। तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। छोड़ेंगे नहीं, देखना। बैक मीटिंग करके लोग प्लान बना रहे थे इजराइल के अंदर। अब 29 जून 1976 को 3:15 पे युगांडा के एंटीबे में प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की आर्मी खड़ी हुई थी। उसने अच्छा, ये क्यों खड़ी थी? हेल्प करने के लिए? वेपन्स थे उनके पास, कार, ट्रक, चारों तरफ आर्मी थी। ये जो एयरपोर्ट था इसमें इस तरफ ये न्यू टर्मिनल था और इधर ओल्ड टर्मिनल था। तो न्यू टर्मिनल था, उसके बनने के बाद ये जो ओल्ड टर्मिनल था इसका यूज कम हो रहा था। इन्होंने यहाँ पे रखे थे, ओल्ड में रखा है। टर्मिनल वाला जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी चीजें होंगी। यहाँ पे रखा युगांडा के एंट्री में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर ये जो ओल्ड टर्मिनल वाला एरिया था वहाँ गए, इसके अंदर जाते हैं, युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं। और ओहो, सब मिले हुए होंगे। हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि 3 और PFLP के आतंकवादी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। हेलो, वो ही मिले हुए हैं। ये कंट्री है युगांडा। तो ये जो 4 हाईजैकर्स थे अब टोटल 7 हाईजैकर हो चुके थे। अब ये 3 यहाँ कैसे पहुंचे, इनको रोका क्यों नहीं गया? वही तो। ये ना बोल दें कि हट्टे कट्टे लोगों को साइड में कर लिया। हैं? ये ना बोल दें कि हट्टे कट्टे लोगों को साइड में कर लिया। क्यों? क्यों खाता था ना। पैसेंजर्स को प्लेन से लाइन बना के उतारते हैं और ओल्ड टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। और जब ये सारे पैसेंजर्स जा रहे थे तो दोनों तरफ युगांडा की आर्मी और हाईजैकर्स गार्ड कर रहे थे और कि ये भागे ना, उसके बीच में से सारे पैसेंजर्स ओल्ड टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। हद है उनको, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने की जगह ये उनको हथियारों को हेल्प कर रहे हैं।
हॉस्टेज को नहीं है। टर्मिनल के अंदर एक वेटिंग हॉल था, वहां पे इन सारे पैसेंजर्स को पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हॉल में पहुंचने के बाद हाईजैकर्स इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। युगांडा की आर्मी ने एक रिलीफ टीम बना दी थी। जब हाईजैकर्स ऊपर जाके रेस्ट कर रहे थे तो वो लोग इन पैसेंजर्स को ये देखो उनकी हेल्प हो रही है, ये उनको मार के खत्म करने मिले की हुए थे जगह। सब, मिले संभाल हुए। रहे थे। और इसके थोड़ी देर बाद ईदी अमीन जो था वो हॉल के अंदर आता है। ये वही जो खाता है। सारे पता नहीं वेट तो नहीं चेक करेगा लोगों का। बेसिकली ईदी अमीन इस टाइम पे ऐसा बताना चाह रहा था कि वो एक मीडिएटर है और मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है उसको, मजबूरी में ताकि पैसेंजर सेफ रहे। कुछ भी बेवकूफ बना अब इसके थोड़ी देर बाद, ज्यादा वेट नहीं करते हैं हाईजैकर्स, वो अपनी डिमांड की एक लिस्ट बनाते हैं। इनकी डिमांड में ये था, इनके ग्रुप के जो 53 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 40 इजराइल की जेल में बंद हैं और बाकी फ्रांस, जर्मनी, कीनिया और उनको छोड़ो। स्विट्जरलैंड की जेल में बंद हैं। इनको तुरंत छोड़ दिया जाए, इनको $5 मिलियन दिए जाए। जैसे ये इनको मिल जाएगा, अच्छा छोड़ो भी और पैसे भी दो। ये सारे पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। और ये सारी डिमांड देने के बाद 1 जुलाई दिन में 2 बजे तक का टाइम दिया, यानी कि डेडलाइन दी इनको कि अगर इस टाइम तक ये सारी चीजें नहीं हुई तो सारे पैसेंजर्स को ये मार देंगे। तो फिर सेम डे यानी कि 29 जून 1976 को ये सारी डिमांड युगांडा की गवर्नमेंट के थ्रू इजराइल और बाकी कंट्रीज के पास पहुंच जाती है। अब ये करने के थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर्स सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट लेके उनके नाम अनाउंस करते हैं। जो लोग जूस किसको अनाउंस करते हैं? ओ इजराइल से थे उनको सेपरेट एक ग्रुप में ओ कर रहे थे, और जो नॉन इजरायली थे उनको एक ग्रुप बना के अलग कर दिया था। जितने जूस और इजरायली थे उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। सारे के सारे इजरायली एक तरफ हो गए थे, लेकिन एक इजरायली था जिसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, तो वो नॉन इजरायली पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, ओ तो वो अकेला एक बच गया था। वरना सारे के सारे इजरायली भले यूएस सिटीजन हो, लेकिन अगर वो जू है तो उसको भी इजराइल वाले ग्रुप में ही डाल रहे थे। Yeah, तो इस तरीके से इन्होंने सारे पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांट दिया था। बस एक पैसेंजर उस टाइम में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो उसको उसी टाइम पे युगांडा की सिटी में एक हॉस्पिटल था, वहां पे वो जू थी। ट्रांसफर कर दिया गया था। बाकी सारे पैसेंजर्स यही थे। और ये जो पैसेंजर हॉस्पिटल में गई थी, ये इसके हॉस्पिटल में जाना बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा इसके ऊपर, ये भी आगे बताऊंगा मैं ओ ये कुछ करेगी। आपको कि क्यों ऐसा कह रहा हूं। अब इसके बाद काफी देर तक कुछ नहीं होता है, फिर रात हो जाती है। नेक्स्ट डे आता है 30 जून 1976। इस दिन ये जो नॉन इजरायली ग्रुप था, जिसमें कुछ लोग बीमार थे, मदर्स थी बच्चों के साथ, कुछ सीनियर सिटीजन थे, उनको एक प्लेन में बैठा के पेरिस भेज देते हैं। 12 क्रू जो नॉन इजरायली है उनको वापस भेज दिया। छोड़ दिया उनको। मेंबर भी थे, उनको भी भेजा जा रहा था, लेकिन क्रू मेंबर जो थे उन्होंने मना कर दिया था। अरे वाह ये होते हैं, वाह क्या अच्छे लोग थे ये। अपने पैसेंजर्स को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। वाह वाह वाह। अब हाईजैकर ने ये जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस भेजा था, यही एक रीजन था जिसकी वजह से पूरा प्लान इनका फेल होगा और इनकी जान जाएगी। अभी आएगा आगे। गुड गुड। अब युगांडा के अंदर हाईजैकर्स ये सारी चीजें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर एकदम अलग माहौल था। वॉर रूम ब्रीफिंग से लेकर कैबिनेट लेवल मीटिंग तक पूरा सिक्योरिटी इजराइल तो नहीं छोड़ेगा बेटा। इकोसिस्टम, मोसाद, शिनबेट, आईडीएफ के की प्लानर्स, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिस्ट, साइबर यूनिट्स, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, सब दिन रात इन हाईजैकर से निपटने का प्लान बना रहे थे। और सेम टाइम में इन्होंने अलग अलग प्लान बना के मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो होती है वो भी स्टार्ट कर दी थी। गुड। किसी भी टाइम पे इमीडिएट रिस्पांस करना पड़ जाए तो एक इमरजेंसी कमेटी बना रखी थी। इसके साथ साथ एक फास्ट इंटेलिजेंस टीम सेटअप करी थी। इस टीम का बस एक ही काम था कि जिस लोकेशन पे हॉस्टेजेस हैं, हाईजैकर्स हैं, उसकी एक एक डिटेल, एंट्री कहां से, एग्जिट कहां से, हाईजैकर्स कितने हैं, उनके हाथ में वेपन कौन सा है, एक एक डिटेल ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। वाह। और पैरेलली एक नई ब्रेनस्टॉर्म टीम जो थी उसको भी सेटअप किया गया था, ताकि इन डिटेल्स को लेके ऑपरेशन के लिए मल्टीपल प्लान्स रेडी किए जा सके। तो इसी टीम के अंदर से हाईजैकर्स ने जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस छोड़ दिया था, एक टीम सीधे पेरिस पहुंच जाती है और इन छोड़े हुए उनसे पता करेगी ना सारी डिटेल्स, उनको सारों को इंटरव्यू लेके सारा इंफॉर्मेशन लेगी उनसे। नॉन इजरायली पैसेंजर से इंटरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्होंने हर एक चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, कितने हाईजैकर्स हैं, क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, युगांडा आर्मी किस जगह पे खड़ी थी, एग्जिट कहां से हुई, कौन कहां पे जाके रेस्ट कर रहा। इसके बारे में हमने पहले भी मेरे ख्याल से वीडियो एक देखी मतलब हुई गलती है। कर दी, अगली बार नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं फिर लोगों को। हर एक चीज इकट्ठी करके इन्होंने डिटेल बना ली थी। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इजराइल को प्लान बनाने में। इस टाइम पे इजराइल ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल्स ऑन कर दिए थे। पहली प्रेफरेंस इजराइल की ये थी कि बैक चैनल से इसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। इन्होंने बैक चैनल से यूएस को अप्रोच किया। यूएस ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट, अफ्रीकन लीडर से बात करके ट्राई किया, प्रेशर बनाने की कोशिश की कि बिना किसी ऑपरेशन के हॉस्टेजेस जो थे उनको छुड़वाया जा सके। पर हुआ नहीं होगा लगता है। इनफैक्ट ये लोग पैलेस्टीनियन लीडरशिप के पास भी गए। पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात, इनको भी रीच आउट किया। इनफैक्ट यासिर अराफात ने हाईजैकर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने यासिर से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। ओह। एक बहुत टाइम पहले इजरायली ऑफिसर था जो कि रिटायर हो गया था, बरूच बुर्का। इसके बारे में यह था कि इसकी ईदी अमीन से बात होती थी और पुरानी दोस्ती भी थी। अच्छा इसी से इजराइली गवर्नमेंट ने इसको बुलवाया, इसको बुला के ईदी अमीन से फोन पे नेगोशिएशन स्टार्ट करवाई। बरूच ओह। उसने ईदी अमीन से फोन पे बात करके बहुत ज्यादा समझाया। बरूच ने बताया कि बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए, अगर तुमने कैसे भी करके इन पैसेंजर्स को छुड़वा दिया तो तुम दुनिया में हीरो बन जाओगे। इनफैक्ट ये भी लालच दिया गया कि नोबेल पीस प्राइज भी दिलवाया जाए। अरे वाह।
लेकिन ईदी अमीन माना नहीं। ईदी अमीन ने तो साफ मैं तो एक ही भूखा चीज हूँ। रिपीट की कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जो चीज ये बहुत ही घटिया था। उसने ये बोला लोग भूखा मांग रहे हूँ। हैं, जो इनकी डिमांड है उसको पूरी कर दो, वरना सच में सारे पैसेंजर्स को मार देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यही देखेंगे कि कैसे ये छुड़ाएंगे अपने लोगों को। और इस टाइम मुझे, क्योंकि हमने अभी वो धुरंधर देखी थी ना, जिसमें हम लोगों को तो अपने टेररिस्ट छोड़ने पड़े थे और उन्होंने फिर आके कितना हमारे इससे देश पता का वो चलता किया है था, इजराइल डेंज कितना शातिर है। वही। और वही मैं बोलती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो पता नहीं कई लोगों को क्यों प्रॉब्लम इतना क्योंकि होती उनके है। साथ बुरा हुआ है, अब वो बहुत शातिर हो चुके हैं और वो छोड़ेंगे नहीं, और उनको पता है कि भैया छोड़ना चाहिए नहीं, Correct. क्योंकि अगर छोड़ दिया तो कल को ये हमारे लिए और बड़ी सिरदर्दी हो ये जाएंगे। तो और वो अच्छी देखा थी, हुआ है। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने कुछ लोगों को पेरिस भेज दिया, हाँ। जिससे सब उन्होंने बता दिया इन्फॉर्मेशन। नहीं, और देखो उनको, उनका सबका टारगेट ही उनका, फिर इसका मतलब जूस ही होते Correct, थे। आपने नहीं separate तो कर जब दिया था। सेपरेट करके कर दिया तो इसका मतलब उनको जूस ही चाहिए थे, उन्हीं को पकड़ के एक का रखा। रिलीजन का नशा था, हाँ। दूसरे का क्या नशा है, नोबडी और नोस। उनका तो मुझे समझ ही नहीं आई। तभी तो जब मैंने पहला नाम सुना, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं। रिलीजन के नाम पे ये सब करते हैं। हाँ, क्या क्या मतलब दुनिया में कितना गंद है, प्रिजनर कितना चाहिए, जो गंद। प्रिजनर है उन्हें कुकर्मा किया तभी तो प्रिजन में है। हाँ, वही तो। वो भी रिलीजन उनकी- के लिए हाँ, अंदर गए इसीलिए होंगे, अंदर तो गए क्या हैं। करो। बहुत कुकर्म होता है। वही कह रहे हैं ना, कलयुग है, कलयुग। बिल्कुल। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा अच्छा क्या है, गंदा क्या है। वही बता रही हूँ ना, कोई छोटा गंद मत करते हैं, गंदा काम कोई बड़ा कर और जैसे रहा ये है। कह रहे हैं कि युगांडा का बंदा, उसको पता नहीं खाना किसको खाना है किसको नहीं है। हाँ, उसका अपना उसका पंगा पड़ा उसका हुआ है। वो सुनने में आ रहा है कि वो लोगों उसके को भी अपने खाता लोचे है। हैं, उसका अपना ही और पंगा उसको देखो कि कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी आर्मी उर्मी इन लोगों हॉस्टेजेस को हेल्प करने की जगह उल्टा इनको कर रही है। उनकी हेल्प हो रही है कि तुम आराम करो, हम हॉस्टेजेस का के ऊपर नजर रखेंगे। हद हो गई यार, कमाल है। देखते हैं अब आगे कैसे बदला लेते हैं इजराइल। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।